हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन आंसर के साथ। अब हमारा अगला चैप्टर है नास्तिवाद और हिटलर का उदय। देखिए, इस चैप्टर के जो शुरू में ही है एक लड़के हेलमुट के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था पता नहीं। उसके बाद क्या होता है, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। मतलब क्या होता है, जब कुछ इम्पोर्टेंट बात करना रहता है तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे, केवल मुंह से हवा निकलेगा, एक आवाज़ भी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हेलमुट के माता पिता भी कर रहे थे। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। जब हेलमुट जो था उनकी बातें सुनता है तो उसको लगता है कि वे गंभीर स्वर में बात कर रहे थे, जैसे कि कोई सीरियस बात है, किसी का हो सकता है एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा ही कुछ। हेलमुट के जो पिता थे वे जाने माने चिकित्सक थे। मतलब वे एक डॉक्टर था, चिकित्सा था, डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं हिंदी में। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पता नहीं क्या हुआ था, अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है। चैप्टर के शुरू में इसे क्लाइमेक्स दिखा दिया जा रहा है, जिसे पिक्चर में दिखाया जाता है। चैप्टर के शुरू में ही यहाँ दो लोग, एक छोटा सा बच्चा है अपने माँ पिताजी को बात करते हुए सुन रहा है। वे लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुँह से बस हवा निकल रहा है। और हेलमुट जो है वो चुपचाप उन लोगों को सुनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह कुछ कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुन पाता है कि उसके जो पिता हैं वे सुसाइड करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों सुसाइड करना चाहते हैं। आगे देखिए, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। वे घबराहट स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो वे बड़बड़ा रहे थे, मतलब अपनी पत्नी से विचार कर रहे थे और घबराए हुए भी थे। पता नहीं क्या हुआ था। अब मित्र राष्ट्र पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दो खेमे में बट गया था पूरा यूरोप। एक खेमे में जर्मनी था, एक खेमे में रूस था, फ्रांस था, ठीक वैसा ही। तो यहाँ मित्र राष्ट्र, अब जो जर्मनी था वो हार चुका था, हम आगे पढ़ेंगे। जर्मनी जो था हार चुका था, मित्र राष्ट्र उसको हराया था। अमेरिका था उसमें, फिर रूस था, तो ये सब हराए थे उन लोगों को। तो अब उन लोगों, जर्मनी जो थे, जर्मन के लोग, उन्होंने जिस प्रकार से, देखिए यहाँ अपाहिजो और यहूदियों को, उस समय राजतंत्र था और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना किया जाता था। जो उस समय वहाँ का राजा हिटलर था, वो अपाहिजो और यहूदियों को पूरा नस्ल ही ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो चाहता था कि जर्मनी जो देश है वो एकदम हट्टा कट्टा मस्त मजबूत देश बने और पूरा जो यूरोप है उसी पर, पूरा जर्मनी का यूरोप पर पूरा कब्जा हो, यह चाहता था। उसके बाद देखिए आगे, अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए। जो दोनों थे वे अगले दिन जो थे वे उसके पिता के साथ पार्क गए, अच्छा दिन बिताए। और जो बच्चे लोग गीत गाते थे उनको गाए। ये बस एक यादगार पल था कि हाँ, जाने से पहले कुछ कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद हेलमुट के पिता अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। जैसे कि उसके पिता फुसफुसा ही रहे थे अपनी पत्नी के साथ कि या तो पूरा फैमिली के साथ मरे या तो हम अकेले मरे। लेकिन पत्नी बोली होगी, मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको क्यों मारेंगे, आप अकेले मरिए। तो वो जो थे दफ्तर गए अपने, जो भी उनका हॉस्पिटल था या चिकित्सा वाला रूम था अलग से, वहाँ गए और खुद को गोली मार लिया गया। खुद को गोली मार लिए। फिर आगे देखिए, हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसके दिलो दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगला 9 साल जो था वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उससे यह डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर ना दे दे। मतलब जो हेलमुट था, पिता को देखा गोली मारते हुए और उसे घर में ही दफनाया गया। घर का या तो हो सकता है कुछ मैदान होगा या फिर बरामदा होगा या फिर घर के बाहर का आंगन होगा, तो उसमें दफनाया गया।
तो हेलमुट के जो दिमाग में था पूरा ये जो घटना था वो छप गया था। अब कोई भी होता है बच्चा, अब 11 वर्षीय बच्चा था, अपना पिता को गोली मारते हुए देखेगा, पूरा खून खून। अब गोली लगेगा तो शरीर का जितना खून है सब बहेगा, ज़मीन में हो जाएगा, फिर कपड़ा में हो जाएगा। तो उसे देख कर वो दिल में एकदम जख्म सा उसके रह गया, और अगले 9 साल तक जो था घर में एक कोर भी खाना नहीं खाया। कोर मतलब होता है एक बार हम जब मुट्ठी करेंगे तो जितना हाथ में आता है ना उसी को एक कोर बोलते हैं। सादरी भाषा ये है। सादरी भाषा में तो एक मुट्ठी जो होता है खाना, उसी को कोर बोलते हैं, जो हम एक बार में खाते हैं। आगे देखिए, हेलमुट को समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नात्सी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे हिटलर जर्मनी आप में से कई बच्चे जो हैं नात्सी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। मतलब जो जर्मनी का राजा था हिटलर, वो चाहता था कि जो जर्मनी है वो दुनिया का सबसे अच्छा देश बने, सबसे मजबूत देश बने, और पूरा यूरोप में उसी का शासन हो। और जो उसके पिता थे, हेलमुट के पिता, वे हिटलर के एकदम कट्टर समर्थक थे। कुछ भी हो जाए हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उस टाइप वाले। फिर देखिए आगे, आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। तो हिटलर जो था, जितने भी यहूदी नस्ल थे या फिर अपंग लोग थे, सबको पूरा एकदम खत्म ही करवा दिया। पूरा देश, जर्मनी में जितने यहूदी है सबको मरवा दिया। जितने भी अपंग थे, लल्ले लुल्ले थे या फिर अंधे थे, बहरे थे, सबको मरवा दिया। वो चाहता था कि जितने भी लोग जर्मनी में रहें सब हट्ठे कट्ठे रहें, सब सैनिक रहें, एकदम मजबूत रहें। बस इस चैप्टर में इसी के बारे में देखेंगे, नात्सीवाद और जो है हिटलर के बारे में। फिर जर्मनी का आगे क्या हुआ, उन क्या क्या समस्याएं आई, अगर वो हार गया तो उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन पर क्या क्या दबाव थोपा या फिर क्या क्या जुल्म किए। आगे देखिए, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गयोल्बस ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। तो देखिए, हिटलर जो था, जो जर्मनी था, वह अब युद्ध नहीं करना चाहता था, वो पूरी तरह से हार चुका था। तो जब हार गए तो बच्चे कुछ जो भी सैनिक थे वे समर्पण कर दिए। जो भी उस समय जर्मनी में जिसका सत्ता था वो भी समर्पण कर दिया। और हिटलर को भी यह पता चल गया था कि अब तो हम हारने वाले हैं, हम लोग का कुछ नहीं होगा नहीं। तो दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा वे खुद मरना चाहते थे। नाज़ीवाद का यही एक समस्या है कि अगर हम दुश्मन के हाथ में पकड़े गए तो उससे पहले ही खुद को मार देंगे। जैसे भारत में भी चंद्रशेखर आज़ाद चाहते तो अंग्रेजों के गोली के से मर सकते थे, परंतु वे खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं। और जो भी था, हिटलर का जो परिवार था या फिर उसके जो मंत्री था गलबस, उसके साथ और उसके पूरे परिवार के साथ बर्लिन के एक बंकर में वे सब खुद को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाया गया, जिसमें जो था युद्ध बंदी लोग जो थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए उनको बनाया गया था, ताकि उनको जो है उचित सज़ा मिल सके युद्ध बंदियों को। आगे देखिए, जो जर्मनी का सैनिक लोग था वे लोग बहुत ही बुरी तरह से लोगों का जनसंहार किए थे। इतना जनसंहार किए थे कि पूरा यूरोप, पूरा दुनिया उनके जो कृत्य था, उनकी कृत्य मतलब काम का निंदा कर रहा था। यहाँ देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी
और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हुआ, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी में जो था, हिटलर का शासन था, तो वो चाहता था कि जो जर्मनी है उसमें एकता रहे सब सैनिकों में। तो वह जो अन्य नस्ल के लोग थे उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। देखिए 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया, कितना, लगभग 1 करोड़ के आसपास, मतलब आधा करोड़ से कुछ ज़्यादा ही। 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड, मतलब लगभग 1 करोड़ लोगों को ऐसे ही मरवा दिया। उसके बाद जो अपंग लोग थे उन लोगों में की संख्या लगभग 70 लाख थी। ये तो एक अनुमान है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है एक अनुमान ही है, लगभग इतना किया गया था, जबकि इससे ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद आगे देखिए, इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ओसविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। ओसविट्स मतलब एक रूम ही समझ लीजिए, जिसमें गैस डालने के लिए एक पाइप होता होगा, उसके बाद लोगों को डालने के लिए एक गेट होता होगा, और सब तरफ से वो पैक होता होगा, ताकि उस रूम में जब गैस जाए तो गैस बाहर ना निकल पाए और लोग उस गैस को लेकर सूंघ सूंघ कर मर जाएं। जिससे कि भारत में भी जब हाइड्रोजन साइनाइड लीक हुआ था तो उससे बहुत लोग मारे गए थे। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ गैसों का जो था वहाँ उपयोग किया जा रहा था। जो हिटलर था वही सबसे पहले युद्ध के लिए जहरीली गैसों का प्रयोग किया था मतलब। और हिटलर उस समय से बहुत ही अत्याधुनिक सोच रखता था। मान लीजिए कि वो राजा भी था, लेकिन वो साइंटिस्ट भी था। आगे देखिए, न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सिकों को मौत की सजा दी, बाकी अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। मतलब वे लोग कितने अपंगों को मार दिए, पूरा यहूदियों को मार दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो इसके सामने इन लोगों को जो सज़ा मिली उम्र कैद, वो बहुत कम लगा। और वो भी जो मेन जो लीडर थे 11, उन्हीं लोगों को फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा सुनाई गई, बाकी को उम्र कैद दिया गया। तो उन जो जिनको सज़ा हुआ, उनके जो अत्याचार हुए उसके मुकाबले में जो सज़ा हुआ वो बहुत ही कम था। यहाँ देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यहाँ देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। मतलब होता ऐसा है कि जब आप पर जुल्म होता है तो आप उसके खिलाफ जाने लगते हैं। तो जब जर्मन था, उन लोगों पर जो अत्याचार हुआ उसी से नात्सी का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही बुरा होता है, जन्म से कोई बुरा थोड़ी हो सकता है। दुनिया जो उसके साथ जैसा सलूक करता है वह भी दुनिया के साथ वैसे ही सलूक करता है। तो जर्मनी के लोग जैसे झेले, उन्होंने दूसरों के साथ वैसा ही किया। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ है वाइमर गणराज्य का जन्म। हम लोग पहला देख रहे हैं वाइमर गणराज्य का जन्म। यहाँ देखिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। मतलब जब 20वीं शताब्दी शुरू हुआ तो जर्मनी बहुत ही ताकतवर था। वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था थी या फिर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वह मजबूत थी। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा। जब हम पिछला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जर्मनी विजय हो रहा था और जो रूस के लोग थे वे फसल और घर को नष्ट करके पीछे हट रहे थे। तो उस समय जर्मनी जो था बहुत ही शक्तिशाली था। फिर देखिए, दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। मतलब क्या होता है, जब कोई दो लड़ रहा होगा तो तीसरा क्या सोचता है, हम रहते हैं उसके जगह तो युद्ध एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं। सभी जो होते हैं अपने आप को सवा शेर समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जो देश थे उनको लगा कि हम लोग को तालाब तैर के पार करना है, परंतु उन्हें पता नहीं था कि वो समुद्र था।
और युद्ध एक दो दिन में ख़त्म नहीं हुआ, पूरा 5 साल 4 साल खत्म होने में लगा, 4.5 साल के आसपास। आगे देखिए, यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप के जो आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी इन मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे की ताकत काफ़ी बढ़ गई और आखिरकार नवंबर 1918 में इन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो यह युद्ध बहुत लंबा खींच रहा था, परंतु इस युद्ध में मोड़ तब आया, युद्ध सफल भी हो रहा था। जो जर्मनी था फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर चुका था, परंतु अब नया मोड़ आया, अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। अभी भी आप जानते हैं कि यूएसए जो अभी है वो अभी भी एकदम ताकतवर देश है और लगभग पहले दूसरे ताकतवर देशों में ही वो आता है। तो अमेरिका जैसे ही युद्ध में कूद पड़ा, युद्ध का जो मोड़ था वह बदल गया। अमेरिका मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने लगा और जो जर्मनी था उसको हार का सामना करना पड़ा। आगे देखिए, यहाँ साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी ये राइखस्टाग है जो कि वहाँ का संविधान था। जिसे भारत में क्या होता है, संसद होता है, संसद में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वहाँ का जो संसद था वो राइखस्टाग है के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। मतलब जो संसद है उसके लिए जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव कराया जाने लगा। प्रतिनिधियों को निर्वाचन के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब जो ये राइखस्टाग का जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं को भी मत देने का अधिकार था। उसके बाद जो पुरुष थे सभी को, अमीर गरीब सबको वयस्क मताधिकार के आधार पर सार्वभौमिक मताधिकार सबको प्राप्त था और उसी के द्वारा इसका चुनाव कराया गया। लेकिन ये जो नया चुनाव होके जो गणराज्य बना, यह जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। कुछ लोग तो चाहेंगे ना कि मेरा ही राज रहे, तो उनको क्यों पसंद आएगा, तो उनको पसंद नहीं आया। इसी वजह से तो इसका वजह तो यही था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत सारे जो कठोर शर्तें थी वो थोप दी। जब कोई देश हारता है तो उसको युद्ध में जितना भी क्षति हुआ वो सब पूरा चुकाना पड़ता है, उससे जो जीता हुआ देश पूरा निचोड़ता है। तो उसी तरह जर्मनी जब हारा तो उस पर बहुत सारे कठोर शर्त थोप दिया गया। देखिए यहाँ मित्र जो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के साथ वार्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक था। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियानिया के हवाले करना पड़ा। जो था जर्मनी अब हार चुका था। तो एक संधि हुआ जिसके द्वारा युद्ध को ख़त्म किया गया। जब भी युद्ध ख़त्म होता है तो एक संधि के द्वारा ही होता है, बिना बातचीत किए कुछ मसला का हल नहीं होता है। तो युद्ध में संधि हुआ जैसे कि जर्मनी हार चुका था तो जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहरा दिया गया और उसके बहुत सारे शर्त लगा दिए गए कि ये चाहिए। तो देखिए क्या क्या जितना भी जर्मनी का उपनिवेश था, मतलब दूसरे देशों पे जो भी कब्जा किया था या किसी क्षेत्र पर जो राज कर रहा था जो दूसरा देश का हिस्सा था, तो उसको छोड़ना पड़ा जर्मनी को। और 10% आबादी मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10% लोग, उसके बाद 13% भूभाग, मतलब 100 में से 13 मतलब अगर 1 डिसमिल है, अगर 1 एकड़ है तो 13 डिसमिल ऐसा दूसरे देश को देना पड़ा। और 75% लौह भंडार, वाह रे वाह, 75%, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जितना भी जर्मनी में, मतलब जितना जर्मनी उस समय लोहा का भंडार था उसमें से 75% दूसरे देशों को देना पड़ा और 26% कोयला का जो भंडार था
और दूसरे देशों को देना पड़ा। क्योंकि युद्ध में ऐसा होता है कि देखिए, लोहा से हथियार बनाए जाते हैं, और हथियार लोहा को बिना पिघाले तो बनेगा नहीं, तो कोयला। उस समय यही मुख्य दो थे। और अभी के तरह होता तो भी सोना भी चुकाना पड़ता, चांदी भी चुकाना पड़ता, और ऐसे एल्यूमिनियम या फिर हो गया यूरेनियम, ये सब भी लगता है लूट लेता। परंतु उस समय उस सब का उतना खोजबीन हुआ नहीं था, तो बस वे लोग क्या, लोहा और बस कोयला पर ही अपना जो था अधिकार थोपे, जो विजयी देश थे वे लोग। अब देखिए आगे, जो अब जर्मनी का बचा कुचा ताकत था, मतलब उन लोगों को लग रहा था विजयी देशों को भी यह फिर से पलटवार करेगा, मतलब जख्मी शेर जो है वो पलटवार करेगा ही। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का जो सेना था, मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भंग कर दिया गया, मतलब अब सेना को भंग कर दिया, अब वो युद्ध नहीं कर सकता है। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। मतलब जो जर्मनी का खनिज क्षेत्र था, मतलब जिसमें अधिक खनिज पाया जाता था, ये राइनलैंड, उन पर भी मित्र देशों का ही कब्जा रहा। क्योंकि युद्ध के कारण भारी क्षति हुआ था, हथियार बनाना पड़ता था, तो अब जो ये राइनलैंड था, इन पर मित्र देशों ने कब्जा कर लिया था, और वो भी बहुत दिन तक ही, एकदम 20 के दशक तक लगभग। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वारसाई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। मतलब कुछ भी गलत होता है तो सरकार की ही गलती है। लोग ऐसा ही सोचते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है मेरे साथ तो हाँ, सरकार ऐसे नहीं कर रही। जब जागरूक होगे तब ना करेगी। अब युद्ध में सही से युद्ध लड़ता वो लोग जर्मनी, तो क्यों हार का सामना करना पड़ता। उतने लोगों को मरवा दिया, फालतू में ना मरवाए, वो लोग को भी युद्ध में शामिल किया रहता तो जीत सकता था। तो खुद की गलती कोई देखते नहीं है और दूसरा को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब संधि हुआ, युद्ध खत्म होने के लिए संधि होना जरूरी था, तो संधि हुआ तो वे लोग संधि को बोल रहे हैं हाँ ये अपमान हुआ, मर जाते, गला कट जाता, लेकिन ठीक होता, संधि होके गलत हो गया। तो नाथसीवादी लोग जो थे उनका यही प्रॉब्लम था, गर्दन कट जाए पर झुकेंगे नहीं।